नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम उस आतंकवाद को डिकोड करेंगे जिसका एक पैर पहलगाम में है और दूसरा पैर वॉशिंगटन डीसी में है। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की और अब वॉशिंगटन डीसी में यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल के 2 डिप्लोमेट्स की सड़क पर सरेआम हत्या कर दी। लेकिन फिर भी पश्चिमी देश कश्मीर में होने वाले आतंकवाद को एक अलग नजर से देखते हैं। आज हम एक बड़ा सवाल उठाएंगे कि क्या पूरी दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार हिंदू और यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ भारत के हथियारों की लाइव टेस्टिंग नहीं हुई, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों की देशभक्ति की भी लाइव टेस्टिंग हो गई है। इस बार आपने देखा होगा हमारे देश के कुछ यूट्यूबर्स या तो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहीं बैठे बैठे ऐसे वीडियोस बना रहे थे जिससे अपना ही देश पूरी दुनिया में कमजोर होता है। ऐसे लोगों को आज हम इजराइल के सबसे बड़े देशभक्त जासूस एली कोहेन की कहानी सुनाएंगे, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जासूस भी कहा जाता है। और आखिर में आपको 103 वर्ष के एक व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसे 43 साल जेल में रखने के बाद अदालत ने अब बाइज्जत बरी कर दिया है। आज सवाल यह उठाएंगे कि भारत में जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो तारीख पर तारीख वाली न्याय व्यवस्था है, जब वो इस तरह के फैसले सुनाती है तो क्या ये न्याय है या अन्याय है। लेकिन आज सबसे पहले हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे असली हीरो कौन होते हैं? हमारा असली हीरो है कौन? वो जो आपको बड़ी स्क्रीन पर नजर आता है, या वो जो बंदूक थामे सरहद पर आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है? वो जिसकी तस्वीरें पोस्टर्स पर छपती हैं, या वो जिसकी तस्वीर तिरंगे में लिपट कर आती है? कहते हैं कि कई बार एक तस्वीर ही 1000 शब्दों के बराबर होती है और यह तस्वीर भी आज उन्हीं में से एक है। आज एक बड़ी खास तस्वीर सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं और यह तस्वीर तब की है जब शहीद दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी मां अपने बेटे की शौर्य गाथा पर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका ढांढस बंधाने की पूरी कोशिश भी की। ये तस्वीरें पूरे देश को यह बता रही थीं कि जब तक ऐसी माएं हमारे देश में हैं तब तक भारत माता को कोई छू भी नहीं सकता। और आज हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और शहीदों के परिवारों की राष्ट्रभक्ति को भी अपने दिल से महसूस करें। नायक दिलवर खान, 28वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। नायक दिलवर खान 23 जुलाई 2024 को कुपवाड़ा जिले के लोलाब घाटी के घने जंगलों में घात अभियान का हिस्सा थे। देर रात उनकी टीम का 2 आतंकवादियों से सामना हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने एवं उनकी टीम ने सटीक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे आतंकवादियों ने उन पर आक्रामक तरीके से हमला किया। इसी बीच अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया और भारी गोलाबारी के बावजूद निकट आ रहे आतंकवादी पर सटीक हमला किया और उसे मार गिराया। किंतु इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का निपुणता से जवाब दिया और अदम्य साहस का परिचय देकर आतंकवादियों से लड़ते हुए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उनके अद्वितीय शौर्य, दृढ़ कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट बहादुरी एवं सर्वोच्च बलिदान के परिणाम स्वरूप उन्हें कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जमीला एवं माताजी श्रीमती भोला बीबी। भारत ऐसे शहीद परिवारों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपने जवान बेटों को खोया है और बार बार ये बताया है
कि असली देशभक्ति क्या होती है। इसके अलावा आज जब आतंकवादी धर्म के नाम पर लोगों की जान लेते हैं, तब शहीद नायक दिलवर खान की ये शहादत भी पूरे देश से, पूरी दुनिया से बहुत कुछ कह रही है। उन्होंने ये शहादत ना तो किसी धर्म के लिए दी है, ना किसी खास वर्ग के लिए दी, ना ही किसी पुरस्कार के लिए दी। उन्होंने ये शहादत उस देश के लिए दी जिसकी मिट्टी में उनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई एक आतंकवादी मुठभेड़ में वो शहीद हुए थे और उन्होंने जख्मी होने के बाद भी एक आतंकवादी को खत्म कर दिया था और इसी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। एक और नायक का नाम है शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे और 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। वो चाहते तो जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और गोली लगने के बाद भी आतंकवादियों से लड़ते रहे और शहीद हो गए। अब उन्हें और शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कर्नल मनप्रीत सिंह सेना मेडल 19वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स एवं पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट दी जम्मू कश्मीर पुलिस। कर्नल मनप्रीत सिंह सेना मेडल एवं पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट ने असाधारण वीरता, अद्वितीय कर्तव्य परायणता और अडिग साहस से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सम्मान ग्रहण करेंगी कर्नल मनप्रीत सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती जगमीत एवं माताजी श्रीमती मंजीत कौर। पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट की धर्मपत्नी श्रीमती फातिमा अली। आज आपको भी इन परिवारों को सलाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए इनके लिए। लेकिन हमारे देश में अब भी एक वर्ग ऐसा है जो मुगल शासक औरंगजेब और बाबर में अपना आदर्श ढूंढता है और आज भी हमारे देश में औरंगजेब के लिए दंगे हो जाते हैं। लेकिन आज आप एक बात को ध्यान से सुनिए, सोचिए कि हमारे देश में औरंगजेब, बाबर और हुमायूं को देश के मुसलमानों का आदर्श होना चाहिए या फिर शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट और शहीद नायक दिलवर खान जैसे वीर सैनिकों को आज हमारा आदर्श, हमारा हीरो और हमारा नायक होना चाहिए। आप किसे चुनेंगे? आज हम चाहते हैं कि हमारी मौजूदा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी जब राष्ट्र प्रेम की मिसाल ढूंढें तो उन्हें दिलवर खान का नाम पढ़ने को जरूर मिले, दिलवर खान की ये तस्वीर उन्हें देखने को मिले, हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की ये तस्वीर देखने को मिले और खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों का आदर्श औरंगजेब नहीं बल्कि ये दोनों होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना तो किसी मजहब के लिए ये खून बहाया और ना ही किसी ताज के लिए जंग लड़ी, बल्कि उन्होंने सिर्फ मां भारती की गोद के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और हमारे देश में जो 145 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, आपकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए हमारे असली नायक ये हैं। अगर आज इस शो की शुरुआत हम किसी फिल्मी हीरो से करते, किसी मसालेदार खबर से करते, तो शायद टीआरपी कहीं ज्यादा होती, शायद हमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग देखते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया होगा, सोचा होगा कि बड़ी बोरिंग सी बात है। लेकिन आज अगर ये देश नहीं जागा, आज अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि आपके असली नायक कौन है, तो फिर इस देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर जो सूची आएगी, ये हमारे वो वीर सैनिक हैं जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और इनमें कई जवान ऐसे हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए आप सबकी तरफ से उन्हें नमन करते हैं। और आखिर में मैं मशहूर लेखक हितैषी की एक कविता का अंश आपके लिए पढ़ता हूं, और वो है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हो सकता है आने वाले समय में हमने जो आज ये कहानियां सुनाई हैं आपको, इन पर कोई फिल्म बनेगी,
कोई वेब सीरीज बनेगी और इन असली नायकों का रोल निभाने वाले फिल्मी एक्टर्स सुपरहिट हो जाएंगे और हमारे देश के बहुत सारे लोग उन्हीं को असली हीरो मानने लगेंगे, उन्हीं को असली नायक मानने लगेंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे और ये लोग सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन असली सुपरस्टार कौन है, आज हमने आपको बता दिया। और ये हमारी पहली और आखिरी डिफेंस है। आप सोचिए, अगर ये लोग फेल हो गए, आप सोचिए अगर ये हमारी सेना कमजोर हो गई, हमारे ये सैनिक, इनका मनोबल कभी टूट गया, तो फिर हम सबको बचाने के लिए कौन आएगा? इस देश की रक्षा के लिए कौन आएगा? आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए अपने नायकों को और हीरोज को पहचानिए। अब हम पहलगाम के आतंकवादी हमले और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुए आतंकवादी हमले को डिकोड करेंगे। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछने के बाद उन्हें उनकी हत्या की, गोलियों से भून दिया। और अब पहलगाम से 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी एक आतंकवादी ने 2 यहूदियों की हत्या की है। इस घटना के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह समझ में आ रहा है कि भारत आतंकवाद को लेकर वर्षों से जो बात बताता आ रहा है, जो चिंताएं जताता रहा है, वो चिंताएं सिर्फ अकेले भारत की नहीं है। ये चिंताएं और ये चैलेंज पूरी दुनिया का है। पहलगाम हो, बर्लिन हो, पेरिस हो या अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी, आतंकवाद हर जगह एक जैसा है और इसे दुनिया को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटना अब बंद कर देना चाहिए। अब तक भारत जब भी आतंकवाद का मुद्दा उठाता था, तब दुनिया के कई देश और खासकर ये पश्चिमी देश इस आतंकवाद को सिर्फ कश्मीर से जोड़कर देखते थे। उन्हें ये अलग तरह का आतंकवाद दिखता था जो उनकी समझ में नहीं आता था और वो ये मानते थे कि भारत में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, बल्कि ये कश्मीर की समस्या का एक, आप समझ लीजिए, ये कश्मीर की समस्या की वजह से हो रहा है। लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी के हमले के बाद दुनिया को यह समझ जाना चाहिए कि आतंकवाद कोई कश्मीर अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि एक धार्मिक कट्टरवाद है जिसमें लोगों को उनका धर्म देखकर अब उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और इन घटनाओं से यह भी पता चलता है कि दुनिया में जितना आतंकवाद हिंदू और यहूदी धर्म के लोगों के खिलाफ हो रहा है, उतना शायद किसी और धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि हमारे अपने देश भारत में भी हिंदुओं पर उनके धर्म के ही कारण कई आतंकवादी हमले और नफरती हिंसा हो रही है। और यही इजराइल के यहूदी धर्म के लोगों के साथ भी इस समय हो रहा है। हमास के आतंकवादी हमलों के बाद अब वॉशिंगटन डीसी में भी 2 यहूदियों की खुलेआम, सरेआम हत्या हुई है। और हत्या करने वाले व्यक्ति ने गाजा और फ्री पैलेस्टाइन यानी आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाए और उसने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद करिए, और इसलिए वो ये हत्याएं कर रहा है, फिलिस्तीन की आजादी के लिए। ये दोनों जो लोग मारे गए हैं ये यहूदी थे और अमेरिका में इजरायली दूतावास के कर्मचारी थे, यानी इजरायली डिप्लोमेट्स थे, जिनमें एक का नाम था येरोन जो 30 साल का था और इजरायली दूतावास में रिसर्च असिस्टेंट था। जबकि जो लड़की आपको दिखाई दे रही है उसके साथ, उसका नाम है सारा लिन और ये 26 वर्ष की थी और इजरायली दूतावास के पब्लिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट में ये भी काम करती थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय ये दोनों लोग वॉशिंगटन डीसी के एक यहूदी संग्रहालय के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वहां एक आतंकवादी इनका इंतजार कर रहा था और उसने गोली मारकर इन दोनों की हत्या कर दी। और इसके बाद यह व्यक्ति फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने लगा, फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने लगा और कहने लगा कि उसने ये हत्याएं गाजा और गाजा के लोगों के लिए की हैं। So he pulls out his keffiyeh and he says, I did it. I did it for Gaza. Free, free Palestine. And he's chanting this. And then suddenly the police come in and they arrest him. Free, free Palestine! Free, free Palestine! We believe the shooting was committed by a single suspect
He approached a group of 4 people, produced a handgun, and opened fire, striking both of our decedents. अमेरिका की पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम है एलियास रॉड्रिग्स और यह शिकागो का रहने वाला है और आरोप है कि इसने फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में ये हत्याएं की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दुनिया से यहूदी विरोधी भावनाएं खत्म होनी चाहिए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश इस घटना का बदला जरूर लेगा। Yaron and Sarah weren't the victims of a random crime. The terrorist who cruelly gunned them down did so for one reason and one reason alone. He wanted to kill Jews. And as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि उनके जिन 2 कर्मचारियों की हत्या हुई है वो बहुत जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों की हत्या कर दी गई। The couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. It's a young couple about to be engaged. The young man purchased a ring this week with the intention of proposing to his girlfriend next week in Jerusalem. They were a beautiful couple who came to enjoy an evening in Washington's Cultural Center. बड़ी बात देखिए, 2 यहूदी युवा जो बहुत जल्द शादी करने वाले थे, एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, अमेरिका में इजराइल के दूतावास में काम करते थे और इनकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इजराइल के हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी हैं। और हत्या किसने की है? जो फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहा है और कहता है कि यह हत्या उसने गाज़ा के लिए की है, गाज़ा के लोगों के लिए की है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के एम्बेसी के स्टाफ को दूसरे देशों में निशाना बनाया गया है। पिछले 35 वर्षों में ऐसी 20 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और अमेरिका में भी ये दूसरी बार हुआ है। आज से 52 साल पहले वर्ष 1973 में भी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली राजदूत के दूतावास के एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी और उस कर्मचारी का नाम था योसेफ एलोन। इजरायली दूतावास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला मार्च 1992 में अर्जेंटीना में हुआ था, जब एक फिदायीन आतंकवादी ने बारूद से भरे ट्रक में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट किया और इजरायली दूतावास के 4 कर्मचारी इस हमले में मारे गए थे। भारत में भी अगर आपको याद हो तो वर्ष 2012 में दिल्ली में इजराइल के दूतावास की एक गाड़ी में बम रखा गया था और इस धमाके में इजरायली दूतावास की एक महिला बाल बाल बच गई थी। ये घटनाएं हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि यहूदियों को उनके धर्म के कारण बार बार निशाना बनाया जाता है और अलग अलग देशों में इजराइल के राजदूतों पर हमले होते रहे हैं, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि का सबसे बड़ा उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या कहती है? वर्ष 1961 के वियना कन्वेंशन में इसके बारे में जिक्र किया गया है। पूरी दुनिया में सदियों से यह नियम रहा है कि कोई भी देश या साम्राज्य कभी अपने दुश्मन देश के दूत पर हमला नहीं करता और इसका जिक्र हमारी रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण में जब भगवान हनुमान भगवान श्री राम के दूत बनकर माता सीता को ढूंढते हुए रावण की नगरी लंका पहुंचते हैं तो रावण क्रोधित होकर भगवान हनुमान को जान से मारने के बारे में सोचता है, वो जान से मारना चाहता है। जब रावण के मन में ये बात आती है तो उसका भाई विभीषण उसे याद दिलाता है कि प्राचीन सिद्धांत ये कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, दुश्मन के दूत को मारा नहीं जा सकता, उसकी हत्या नहीं की जा सकती। इसी तरह महाभारत का भी एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच समझौता कराने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन
भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद कौरवों की सभा दुर्योधन को यह याद दिलाती है कि दूत पर कभी भी हमला नहीं किया जा सकता और इस तरह भगवान श्री कृष्ण पर कोई आंच नहीं आती। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी यही लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी के दूत को सजा नहीं दी जा सकती और उसकी सुरक्षा हर समय हर रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा आज से लगभग 3200 वर्ष पहले मिस्र के राजा ने अपने पड़ोसी साम्राज्य के साथ एक संधि की थी, जिसे ट्रीटी ऑफ कादेश कहते हैं। इसे पहला लिखित समझौता भी माना जाता है जो पत्थर पर लिखा गया था, और यह पत्थर आज भी संयुक्त राष्ट्र के पास है, जिसे आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्थर पर लिखा है कि दो देशों को एक दूसरे के राजदूत की सुरक्षा करनी चाहिए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के राजदूतों को अलग अलग देशों में बार बार निशाना बनाया जाता है, और ऐसा सिर्फ उनके धर्म के कारण होता है। और यहां आपके मन में यह सवाल आज जरूर आएगा कि आखिर यहूदी धर्म से और हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों की जाती है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि ये दोनों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म से काफी पुराने धर्म हैं और ये दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। आपने देखा होगा कि जब कोई नई चीज आती है तो उसका मुकाबला पुरानी चीज से जरूर होता है, चाहे वो विचारधारा हो या कोई और चीज, और यही बात धर्मों पर लागू होती है। सनातन धर्म और यहूदी धर्म हजारों वर्ष पुराने धर्म हैं, जबकि ईसाई धर्म 2000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म तो लगभग 1400 वर्ष पुराना ही है। क्योंकि ये नए धर्म हैं, इसलिए जब इनका विस्तार हुआ और ये दूसरे देशों में पहुंचे तो इनका पुराने धर्मों से संघर्ष हुआ, विचारधाराओं में संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ पुराने धर्म समाप्त हो गए और जो धर्म आज रह गए उनके साथ इनका आज भी संघर्ष जारी है। जैसे सनातन धर्म और यहूदी धर्म आज भी बचे हुए हैं, इसलिए इन धर्मों का इन नए दो धर्मों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है, क्रिश्चियनिटी के साथ और इस्लाम के साथ। यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईसाई धर्म को शुरू करने वाले जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे, और क्योंकि उन्हें यहूदी होते हुए उन्होंने एक अलग धर्म ईसाई धर्म को बनाया, शुरू किया, इसलिए यहूदियों ने उन्हें सजा दी। और इसी बात के कारण ईसाई धर्म के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक यहूदियों को सजा दी और उन पर अत्याचार किए और यहूदियों से इसका बदला लिया। इसी तरह इजराइल के भूखंड पर जब अरब के मुसलमानों का कब्जा हुआ और बाद में यहूदियों ने इन फिलिस्तीनी मुसलमानों को इनकी भूमि से हटाकर वहां फिर से इजराइल नाम का एक देश बना दिया, तो इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। और यही कहानी हिंदू धर्म की भी है। एक जमाने में भारत में अधिकांश आबादी सिर्फ सनातन धर्म की थी, लेकिन बाद में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो इन दोनों धर्मों में भी एक टकराव शुरू हुआ और सैकड़ों वर्षों के बाद स्थिति यह हो गई कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा हुआ और हिंदू और मुसलमानों में भारत का बंटवारा करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए। और अब भी पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर अपनी नफरत दिखाई और यही नफरत अब वॉशिंगटन डीसी में यहूदियों के खिलाफ देखी गई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं या मात्र एक भूमि मानते हैं? दोनों में फर्क को समझिए। आप इसे मातृभूमि मानते हैं या मात्र एक भूमि मानते हैं? और हमारे देश में दोनों ही लोग हैं जिनके लिए ये मातृभूमि है, ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये मात्र एक भूमि है। यानी भारत आपके लिए एक जमीन का टुकड़ा भर है या आप अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? यह वो सवाल है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार मेरे मन में आया, और इसका कारण यह था कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे देश के एक खास वर्ग, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ तथाकथित फैक्ट चेकर्स को आज एक्सपोज करके रख दिया। ये अलग अलग रूप में हमारे देश में काम कर रहे हैं। कोई अपने आप को कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, इनके रोल अलग अलग हैं। कुछ लोग राजनीति में भी हैं। और इस बार हमें यह पता चला कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, जो अलग अलग भूमिकाओं में हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ नेता हैं जो भारत की खाते हैं
और फिर पाकिस्तान तक इसी भारत की सूचनाएं पहुंचाते हैं, रहते यहीं पर हैं, लेकिन इनके मन में पाकिस्तान बसा हुआ है। यह भी पता चला कि हमारे बीच मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो भारत को बदनाम करने के अवसर तलाशते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में भारत के सम्मान का सौदा करते हैं। और इस युद्ध ने भारत के लोगों के बीच एक रेखा खींच दी, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जिनके दिल और दिमाग में जय हिंद की विचारधारा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके दिलों में भारत के प्रति नफरत और जहर कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये जयचंद की विचारधारा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले भी आपको कहा था कि इस युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बदलाव हमारे देश में देखने को मिले हैं। लेकिन एक और बड़ी बात आप देखिए, इस युद्ध में भारत में बने हथियारों की तो लाइव टेस्टिंग हो गई, लेकिन साथ ही इसमें भारत के लोगों की देशभक्ति की भी लाइव टेस्टिंग हुई है। और हमें यह पता चला कि कुछ लोग यूट्यूबर्स, कुछ तथाकथित फैक्ट चेकर्स बनकर, उनके भेष में छिपकर भारत को कमजोर कर रहे हैं, और अब भारत इनकी असलियत को जान गया है। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप अब तक यही सोचते होंगे कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वो अलग अलग विचार आपके सामने रखते हैं, ये सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हो रहा है, ये सब कुछ अपनी अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिस तरह से कितने सारे यूट्यूबर्स इस बार पकड़े गए हैं जो थोड़े से पैसे के लिए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये तो वो हैं जो खुलेआम जासूसी कर रहे थे। लेकिन अभी ना जाने कितने और ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं चला। लेकिन जब आप उनके वीडियोस को देखेंगे, जब आप उनके कंटेंट को देखेंगे, तो ये वो लोग हैं जो भारत की जीत में भी मायूस होकर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का कितना नुकसान किया है। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब भारत का हवाई जहाज गिरेगा तो ये तालियां बजाएंगे, जब भारत का नुकसान होगा तब ये सवाल पूछेंगे, जब पाकिस्तान का नुकसान होगा, जब पाकिस्तान हार जाएगा तब ये सवाल नहीं पूछेंगे, तब ये मायूस होकर बैठ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप किन यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, किन के फैक्ट चेकिंग पर जाते हैं, इन लोगों से सावधान रहिए। जब आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जब आप इनका कंटेंट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये किसके कहने पर ये कंटेंट बनाते हैं, किसके कहने पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और बार बार सिर्फ भारत से सवाल पूछे जाते हैं, भारत को प्यार करने वालों से सवाल पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के लिए जिन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ी बैटिंग की है, जिन्होंने भारत की सुपारी लेकर रखी है, आज उन सारे लोगों को इजराइल से देशभक्ति की सीख लेनी चाहिए। और इजराइल के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त जासूस एली कोहेन की कहानी को आज मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। इस नाम को याद रखिएगा, एली कोहेन। और एली कोहेन को दुनिया का सबसे बड़ा जासूस माना जाता है। इस कहानी से आप ये सीख पाएंगे कि अपने देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, और हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जो ये काम कर पाएंगे। एली कोहेन का जन्म वर्ष 1924 में मिस्र के यहूदी परिवार में हुआ था, जब इजराइल का निर्माण नहीं हुआ था, और उनका परिवार सीरिया से मिस्र में आकर बस गया। लेकिन वर्ष 1948 में जब इजराइल बना, तब मिस्र में यहूदियों के हालात बिगड़ने लगे, और इसके बाद एली कोहेन बाकी यहूदियों के एक आंदोलन से जुड़ गए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने लगे। मोसाद ने वर्ष 1960 के दशक में उन्हें अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक गुप्त मिशन पर भेजा, यानी जासूस बनाकर सीरिया में भेजा। और एली कोहेन वहां अरब के एक अमीर व्यापारी की पहचान से रहने लगे, और उन्होंने अपना नाम रखा था कामेल अमीन थावेत। सीरिया की सरकार और वहां की सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से उन्होंने बहुत गहरी दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उन्होंने बहुत ही चालाकी से इजराइल की सीमा के पास सीरिया के गुप्त सैन्य ठिकानों का पता लगाया, और इनके बारे में मोसाद को सारी जानकारी वो देते रहे, एक सच्चे देशभक्त जासूस की तरह। यानी वो जासूस थे, सीरिया में गए एक व्यापारी बनकर, और उन्होंने कहा मैं एक अरब व्यापारी हूं, लोगों को यकीन दिला दिया। सीरिया में बड़े बड़े लोगों के साथ उनके संबंध बन गए, और बखूबी उन्होंने अपना काम किया। हमले के दौरान मोसाद इन ठिकानों को नष्ट कर सके, इसके लिए एली कोहेन ने
सीरिया के बड़े सैन्य अधिकारियों को बहुत सारे पेड़ गिफ्ट किए और उनसे कहा कि सीरिया के सैनिक गर्मी से बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए अगर वो अपने सैन्य ठिकानों पर इन पेड़ों को लगा लेंगे तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ये पेड़ वो उनके लिए लाए हैं, वृक्ष लेकर आए हैं। सीरिया के सैन्य अधिकारियों को लगा कि एक अरब व्यापारी उनके लिए कितना सोच रहा है और अपना पैसा खर्च करके उन्हें गिफ्ट दे रहा है, उनके लिए पेड़ ला रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। और यही सोचकर सीरिया की सेना ने एली कोहेन से बड़ी संख्या में ये पेड़ ले लिए और इन्हें अपने सैन्य ठिकानों पर लगा दिया। लेकिन बाद में इजराइल की सेना को इन पेड़ों से ही ये पता चला कि सीरिया के गुप्त सैन्य ठिकाने कहां पर हैं, क्योंकि उन्होंने इन पेड़ों को चिन्हित कर लिया था और बाद में इन पेड़ों को पहचान के ही उन्होंने सीरिया की सेना को नष्ट किया, उसके ठिकानों को नष्ट किया। इस वक्त तक एली कोहेन इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उन्हें सीरिया में रक्षा मंत्री बनाने की चर्चा होने लगी। लेकिन बाद में सीरिया की खुफिया एजेंसी को उनकी जासूसी के बारे में पता चला, वो पकड़े गए और उन्हें मई 1965 में सीरिया में बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। बड़ी बात यह है कि एली कोहेन से इजराइल के बारे में जानकारियां निकालने की बहुत कोशिशें हुई, उन्हें बहुत यातनाएं दी गई कि आप सारी जो सीक्रेट्स हैं वो हमें बता दीजिए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लिया। आखिर तक टूटे नहीं, अपने देश से उन्होंने गद्दारी नहीं की। एली कोहेन की जासूसी से ही 1968-67 के युद्ध में इजराइल ने सिर्फ 6 दिन के अंदर आसपास के सभी देशों को हरा दिया और आज भी इजराइल एली कोहेन को अपना हीरो मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें सीरिया की सरकार और सेना ने बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया, तब उनके शव को 6 घंटे के लिए इस चौराहे पर छोड़ दिया गया ताकि सीरिया के लोग उनके शव पर पत्थर फेंक सकें, शव का अपमान कर सकें। और सीरिया दुनिया और इजराइल को यह बताना चाहता था कि वो अपने देश में आने वाले जासूसों का क्या हाल करता है। उस समय इजराइल ने एली कोहेन का शव सौंपने के लिए इजराइल से बहुत आग्रह किए। इजराइल ने कहा कि आपने हमारे जासूस को पकड़ लिया है, कुछ भी करके उसका शव हमें दे दीजिए। लेकिन सीरिया ने इस बात को नहीं माना और एली कोहेन की पत्नी को उनकी एक भी आखिरी निशानी नहीं मिल पाई, एक आखिरी निशानी तक नहीं मिली, शव तक नहीं मिला, शव की कोई निशानी तक नहीं मिली। और अब 60 वर्ष के बाद इजराइल के इस देशभक्त की कुछ निजी चीजें और कुछ दस्तावेज इजराइल को सौंपे गए हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनकी पत्नी नादिया कोहेन को इस महान जासूस की निशानियां सौंपी हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नादिया कोहेन जो कि उनकी पत्नी है, का पानी रोकेगा तो पाकिस्तान उसकी सांसें रोक देगा। आप इस बयान को सुनिए जो सोशल मीडिया पर आजकल काफी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और यह वही बयान है जो आज से कुछ साल पहले आतंकवादी हाफिज सईद ने भी दिया था और उसने भी तब यही धमकी दी थी कि अगर भारत ने हमारा कभी पानी रोका तो पाकिस्तान उनकी सांसें रोक देगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की शरण में रहने वाले आतंकवादियों के डीएनए में सिर्फ एक ही भावना है और वो है भारत की सांसों को रोकना। वो भारत की सांसों को रोकना चाहते हैं, भारत के लोगों का खून बहाना चाहते हैं और उनकी हत्या करना चाहते हैं। बस इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। और इस बात को आप हमारी अगली खबर से और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें पाकिस्तान ने हवा में भारत के 200 से ज़्यादा यात्रियों की सांसें रोकने की कोशिश की। 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट आंधी और तूफान में फंस गई थी। आपको याद होगा, ये वो रात थी जब पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में ज़बरदस्त आंधी तूफान आया था। दिल्ली में ज़बरदस्त आंधी तूफान आया था, आसपास के जो इलाके हैं उत्तर भारत के, उसमें ज़बरदस्त आंधी और तूफान था। इस फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे और पायलट ने विमान की सुरक्षा के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश की इजाज़त मांगी।
जिसे पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस प्रतिबंधों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। ये एक ऐसा पल था जब भारत के 227 यात्रियों की सांसें खतरे में थीं, लेकिन इसके बाद इस फ्लाइट ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। पायलट्स ने मैनुअल नियंत्रण से विमान को सुरक्षित रूप से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतार दिया। दुनिया को लग रहा है कि इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी एयर स्पेस प्रतिबंधों और आपातकालीन स्थितियों में सहयोग की कमी को उजागर किया है, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और उसके डीएनए में यह भावना है कि वो हमारी सांसें रोकना चाहता है। तो सोचिए, एक विमान है जिसमें लगभग 225 यात्री हैं, श्रीनगर की तरफ जा रहा है, बुरे मौसम में फंस जाता है। इस विमान की तस्वीरें आपने देखी होंगी। विमान बुरी तरह से नष्ट भी हो चुका था। विमान का जो नोज है वो टूट चुका था जब वो विमान उतरा। जो यात्री थे उस विमान में वो लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा था शायद ये उनके जीवन की आखिरी फ्लाइट होगी। उस समय पायलट को ये लगा कि उस तूफान से बचने के लिए अगर उसे अपना रूट बदलना पड़ेगा और हो सकता है कि उससे बचने के लिए उसे पाकिस्तान के एयर स्पेस में थोड़ी देर के लिए एंट्री लेनी पड़े। इसके लिए पाकिस्तान से इजाज़त मांगी गई कि भाई हमारे कुछ यात्री फंसे हुए हैं, ये विमान गिर भी सकता है खराब मौसम के कारण, इसे इजाज़त दे दीजिए। सिविलियन प्लेन है जिसमें 225 यात्री हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी। कोई और देश होता तो कहता कि दुश्मनी अपनी जगह है, युद्ध अपनी जगह है, लेकिन इंसानों की जान बचाना सबका कर्तव्य है, सबका फ़र्ज़ है। पाकिस्तान को एक मौका मिला था ये करने का कि वो हमें बताता कि वो भी सीज़ फायर करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने उस मौके को गंवा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान का डीएनए है ही ऐसा, वो सांसें बचाना नहीं चाहता, सांसों को रोकना चाहता है। अब आपको वापस अपने देश में लाते हैं। हमारे अपने देश में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए अब आपको 103 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसे 43 साल तक पहले जेल में रखा गया और 43 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया जब उसकी उम्र 103 वर्ष हो चुकी है। और आज हम ये सवाल उठाएंगे कि ये न्याय है या अन्याय। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं ये लखन पुत्र मंगली की हैं, जो उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जेल के बाहर से आई हैं। 103 वर्ष का लखन, कौशाम्बी जेल से लखन की रिहाई हो रही है। 43 साल उसने इस जेल में बिताए और अब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लखन को हत्या के आरोप में वर्ष 1977 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 5 साल के बाद उन्हें 1982 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लखन का कहना था कि वो निर्दोष है, इसलिए 1982 में ही उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ एक अपील दायर की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी विवेचना जरूर होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने लखन की इस याचिका को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह मुकदमा जानते हैं कितने साल तक चला? 43 वर्ष तक यह मुकदमा चला और इन 43 सालों में लखन जेल में ही बंद रहा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 मई 2025 को उन्हें बाइज्जत बरी किए जाने का आदेश दिया और लखन 20 मई को रिहा हो गए। 103 वर्ष की उम्र में ये बुजुर्ग इस उम्र में जाकर अब रिहा हुए हैं। यह कहानी लखन के दुर्भाग्य की है या फिर भारत की न्यायिक व्यवस्था की है? आज हम कुछ आंकड़ों के जरिए इसे डिकोड करना चाहते हैं आपके लिए। भारत की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 80,000 मामले हैं। अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स में लगभग 61,70,000 मामले पेंडिंग हैं और जिला अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। और ये आंकड़े कानून मंत्रालय ने लोकसभा में दिए थे दिसंबर 2023 में। देश की जिला अदालतों में ऐसे लंबित मामलों की संख्या 37,19,000 है, जो 10 साल से लंबित हैं, जबकि संपत्ति और तलाक से जुड़े 8,28,000 मामले भी जिला की अदालतों में पिछले 10 वर्षों से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े हमने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिए हैं, जो 100% विश्वसनीय है। एक केस का फैसला होने में
औसतन कितना समय लगता है हमारे देश में, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अलग अलग तरह के सिविल मामलों में 6 महीने से लेकर 20 साल तक का समय लग सकता है और क्रिमिनल केसेस में और चोरी जैसे छोटे अपराध के मामलों पर फैसला लेने में भी 6 महीने से 2 साल तक का समय लगता है और भ्रष्टाचार, रेप और हत्या जैसे गंभीर आरोपों के मुकदमों में 5 से 20 वर्ष तक का समय हमारे देश में लग सकता है। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, लेकिन लखन के मामले में ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है। वो बेगुनाह थे, लेकिन फिर भी उन्हें 43 साल तक जेल में रहना पड़ा और लखन कसूरवार नहीं है, कानून को ये समझने में 43 साल लग गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन 43 सालों में उन्होंने ज़िंदगी में कितना कुछ खो दिया होगा, उनके परिवार ने कितना कुछ खो दिया होगा, और आज जो उन्हें ये इंसाफ मिला है, ये इंसाफ कहा जाएगा या इसे नाइंसाफ़ी कहा जाएगा। कभी ना कभी ये तस्वीर भी आपकी नज़रों से होकर गुजरी होगी। अब जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको याद कीजिए ये तस्वीर, ये कानून की देवी की मूर्ति है, जिनकी आंखों पर एक ज़माने में काली पट्टी बंधी होती थी, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार, और कहा जाता था कि कानून तो अंधा होता है। और इस कथन के पीछे छिपते छिपते हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ने लोगों को इंसाफ देने में दशकों लगा दिए, सिर्फ ये कहकर कि कानून तो अंधा है, क्या करें। 16 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कानून की देवी की मूर्ति की आंखों पर बंधी ये काली पट्टी हटाने का निर्देश दिया। हाथों में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक थमाई गई और उनका उद्देश्य ये संदेश देना था कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के तराजू में सब बराबर हैं और कानून अंधा नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलक मार्ग पर एक बड़ी वीडियो वॉल लगाई गई, जिसमें हर समय सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस क्लॉक चलती रहती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की रियल टाइम जानकारी कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा 25 हाई कोर्ट्स में कुल 39 जस्टिस क्लॉक्स अब काम कर रही हैं। एक जस्टिस क्लॉक की लागत 13 लाख रुपए है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ई कमेटी ने अब तक हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को 39 जस्टिस क्लॉक्स के लिए 4 करोड़ 94 लाख रुपए जारी किए हैं। अब ये सुधार कितने प्रभावी हैं, लखन की कहानी उसके बारे में सब कुछ आज बयां कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, आज हमारे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अगर किसी दिन आपकी किस्मत खराब हो और आप किसी मुकदमेबाजी में पड़ जाएं, हमारे देश में वो परिवार जो किसी न किसी अदालत में कोई ना कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में मुकदमा लड़ना पहली बात कितना महंगा है, इसके लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, और दूसरा आपके पास इंतज़ार करने का पेशेंस होना चाहिए। आपकी आधी ज़िंदगी क्या पूरी ज़िंदगी भी एक मुकदमे में लग सकती है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, उधार लिया है, अपनी ज़मीनों को बेच दिया है, अपने मकानों को बेच दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अदालत से न्याय ले सके। और फिर भी हमारे देश की जो आखिरी उम्मीद होती है लोगों की, वो अदालत ही होती है। जब सब जगह से निराशा हाथ लगती है, जब कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, तब आखिर में हर व्यक्ति आज भी यही कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, मैं अदालत जाऊंगा और अदालत में अब तुम्हारे साथ मैं लड़ूंगा। हर व्यक्ति आज भी ये बात कहता है। सोचिए कितनी उम्मीद से हमारे देश के लोग ये बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक गरीब आदमी लखन जैसा, क्या वो कभी एक वकील भी अफोर्ड कर पाएगा? क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा लगता है महंगे वकीलों को हायर करने का, मुकदमा लड़ने का, क्या ये हमारे देश के गरीब लोगों के पास है? इसलिए आज हमारे देश में जो लोग न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं, उन्हें ये भी सोचना होगा कि हमारे देश में इंसाफ कितना महंगा हो चुका है और ये इंसाफ पाने के लिए पैसा चाहिए, और हमारे देश की गरीब जनता इसीलिए बिना इंसाफ के कई बार ऐसे ही इंतज़ार करती रहती है जैसे लखन ने किया। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि भविष्य का स्मार्टफोन कैसा होगा। आजकल के स्मार्टफोन तो आपने देख लिए, लेकिन अब एक ऐसा स्मार्टफोन शायद आएगा जो आपको हैरान कर सकता है। Think
Global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. क्या कभी आपने सोचा है कि आपके और हमारे हाथ में ये जो महंगा स्मार्टफोन है, ये भविष्य में और कितना स्मार्ट हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन भी अब आउटडेटेड हो रहा है, पुराना हो चुका है? जब पहली बार मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आया तो हमने इसे सबसे बड़ा जादू माना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कहीं भी घर से बाहर गाड़ी में जाते हुए, पैदल चलते हुए किसी भी जगह फ़ोन पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले जब फ़ोन आया तो ये कॉल करने के लिए था, फ़ोन था। फिर मोबाइल फ़ोन में कैमरा जोड़ा तो लोगों ने तस्वीरों में दुनिया को कैद करना शुरू कर दिया और मोबाइल फ़ोन एक कैमरा बन गया। फिर उसके बाद इसमें इंटरनेट आया जिससे दुनिया की सारी दूरियां मिट गईं। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को बस एक क्लिक की दूरी पर ला दिया। आज इसमें सब कुछ है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हमारा और आपका मोबाइल फ़ोन एक ऐसा जादूगर बन गया है जो सोच सकता है, खुद से समझ सकता है, आपके अनुसार चंद सेकंड में आपकी दुनिया बदल सकता है, आपका होमवर्क कर सकता है, आपके लिए वीडियोस बना सकता है। 2022 में चैट GPT आने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को एक नई दिशा दी, जिससे सॉफ्टवेयर बनाना, जानकारी खोजना, अपनी कल्पना के अनुसार तस्वीरें, वीडियोस बनाना, सब कुछ संभव हो गया। और ये सब केवल एक क्लिक करने से आज संभव है। अभी तक हम ये सोचते हैं कि हर मोबाइल फ़ोन कंपनी कहती है कि इसके अंदर AI है और हम सोचते हैं ये लेटेस्ट है, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन अब एक बार फिर OpenAI नाम की कंपनी के सैम ऑल्टमैन ने एप्पल कंपनी के पूर्व डिज़ाइनर जॉनी आइव के साथ एक नई डील की है। और ये वही जॉनी आइव हैं जिन्होंने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर आईफोन, आईपैड और मैक जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। और जॉनी की कंपनी IO के साथ OpenAI ने 56,000 करोड़ रुपए की डील की है, जिसके तहत वो एक नए AI डिवाइस के जरिए अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर क्षेत्र में भी कदम रख रही है। ये OpenAI की अब तक की सबसे बड़ी डील है और सैम ऑल्टमैन का मानना है कि स्टार्टअप्स के तमाम प्रयासों के बावजूद AI अभी भी केवल मोबाइल ऐप्स तक ही सीमित है और वो अब इसे एक फिजिकल डिवाइस के रूप में दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, आप सुनिए। The products that we're using to deliver and connect us to unimaginable technology, they're decades old. Yeah. And so it's just common sense to at least think, surely there's something beyond these legacy products. We have. अब ये नया डिवाइस कैसा होगा? यानी आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये है कि भविष्य में जो आपका स्मार्टफोन होगा वो कैसा होगा। जब स्मार्टफोन आया था तब अपने आप में एक चमत्कार था। फिर जब इसमें इंटरनेट आया वो एक नया चमत्कार मिला। फिर जब इसमें मोबाइल ऐप्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, वो एक अलग चमत्कार है। तरह तरह के फिल्टर्स आ गए, तरह तरह के कैमरे आ गए, ये अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो अब आपको एक और चमत्कार की तरह दिखाई देगा? इस डिवाइस की पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, अगले साल तक आने की उम्मीद है। लेकिन जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये डिवाइस पारंपरिक डिवाइस या पारंपरिक फ़ोन जैसा नहीं होगा, बल्कि ये एक कोर डिवाइस के रूप में काम करेगा जिसका उपयोग लैपटॉप
और स्मार्टफोन के साथ किया जा सकेगा। इस डिवाइस में आपके आसपास के वातावरण को समझने के लिए कैमरा और माइक्रोफोन तो लगे हो सकते हैं, और ये डिवाइस बिना स्क्रीन के भी हो सकता है। आने वाले समय में संभव है कि मोबाइल फ़ोन की जगह लोग AI डिवाइस का इस्तेमाल करने लगें और हम AI और AI डिवाइसेस के युग में शायद अब बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। तो आज बड़ी बात यह है कि हो सकता है कुछ समय के बाद आपको मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता ही ना पड़े। आप एक AI डिवाइस अपने पास रखेंगे, वो AI डिवाइस आपके सारे दूसरे डिवाइसेस को संचालित करेगा और वो आपका दोस्त भी बन जाएगा, आपका गाइड भी बन जाएगा और हर वो काम जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कर पाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको अपना फ़ोन पर नंबर डायल करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप जैसे ही सोचेंगे वो डिवाइस उस व्यक्ति को कॉल करके आपकी बात करा देगा। ऐसे युग के लिए अब तैयारी कर लीजिए। और अब जल्दी से आपको एक और रेस के बारे में बताते हैं। ये तो है मोबाइल फोन्स की रेस, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की भी एक रेस चल रही है दुनिया में, जिसमें टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब पिछड़ रही हैं। पिछले साल तक लगता था कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला कम से कम अगले 10 वर्षों तक दुनिया की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टॉप पर रहेगी, लेकिन एक साल में ही ये पिक्चर बदल गई। और इसमें एक ट्विस्ट अब यह आया है कि अब चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD टेस्ला से आगे निकल गई है। चीन में BYD पहले ही टेस्ला कंपनी से आगे थी, लेकिन अब पूरे यूरोप समेत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स की बिक्री BYD कर रही है और टेस्ला BYD से पीछे हो गई है। पिछले अप्रैल महीने में BYD ने यूरोप में 7,231 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची, जबकि टेस्ला ने 7,165 गाड़ियां बेची। यूरोप को टेस्ला का किला माना जाता है कि यूरोप में कम से कम टेस्ला को कोई छू नहीं सकता, लेकिन चीन की BYD ने इस किले को भी ध्वस्त कर दिया है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो वर्ष 2024 में BYD ने 42 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेची, जबकि टेस्ला ने 18 लाख गाड़ियां बेची हैं। टेस्ला इसलिए पिछड़ गई क्योंकि BYD के मुकाबले उसकी गाड़ियां काफ़ी महंगी हैं। तो ये बातें भी हम आगे करते रहेंगे कि टेस्ला क्यों पीछे हो रहा है, BYD क्यों आगे जा रहा है, दुनिया में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, दुनिया में कौन कौन से नए इनोवेशंस आ रहे हैं, कौन से नए शोध आ रहे हैं, क्योंकि ये सब भी आपके लिए जानना उतना ही आवश्यक है। तो अब धीरे धीरे जैसे डिकोड का सफ़र आगे बढ़ रहा है, हम भी आपके लिए अपनी खबरों का विस्तार करते रहेंगे। अगले हफ्ते जब आप डिकोड को देखेंगे तो आपको खबरों का एक नया विस्तार देखने को मिलेगा और गहरे विश्लेषण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो एक शुरुआत है और इस शुरुआत में आपने हमारा बहुत साथ दिया है, आपने हम पर विश्वास जताया है, इतना प्यार आपने दिया है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको सिर्फ ये आश्वासन देना चाहते हैं, जैसे जैसे आपकी और हमारी ये यात्रा डिकोड के साथ आगे बढ़ती जाएगी, आपको डिकोड में, इस कार्यक्रम में और ज़्यादा सुझाव, और ज़्यादा जब आपके सुझाव आएंगे आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप इसमें कौन कौन से बदलाव देखना चाहेंगे। वो सारे बदलाव हम अपने कार्यक्रम में करेंगे आपके फीडबैक पर, और आपको धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा सुधार देखने को मिलेंगे। ये आप और हमारा एक परिवार है और इस परिवार में आप किसी भी सदस्य की तरह हमारे साथ रहिए इस यात्रा के दौरान, एक स्टेक होल्डर की तरह, और हमें बताते रहिए कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है और फिर हम और आप मिलकर आगे के इस रास्ते को तय करेंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। एक वीकेंड का ब्रेक हम ले रहे हैं। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मतलबी लोग और धूल दोनों एक जैसे होते हैं, ये उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ हवा चलती है। नमस्कार।